हेलो स्टूडेंट्स, मैं कलीम एक बार फिर से क्लास 12th की फिजिक्स में हमने धारा विद्युत चालू किया था। धारा विद्युत के पूरे टॉपिक को हमने सीरियल वाइज पढ़ा था। प्यारे बच्चों, धारा विद्युत में बहुत सारे, जैसे हमने विद्युत धारा का परिभाषा पढ़ा, उसके एसआई मात्रक के बारे में जाना। उसके बाद हमने आवेश घनत्व के बारे में भी जाना है। इसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग के बारे में जाना, इनके संबंधों के बारे में जाना, प्रतिरोध के बारे में जाना, ओम के नियम के बारे में, चालकता, विशिष्ट चालकता, और इसके बाद हमने किरचॉफ के नियम को भी किया था। किरचॉफ के नियम के बाद हमने वीटस्टोन सेतु का सिद्धांत भी किया था। मैंने बताया था, याद होगा, कि इन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, ये सब हमको रिवाइज रहेगा तो हमको आगे के लिए परेशानी नहीं होगी। जैसे जैसे मैं हर बार अभी वीडियो बना रहा हूं तो मैं पिछले क्लास को एक बार आपको क्या कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं। तो आप भी क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो चलते हैं, चालू करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, पेन और कॉपी को निकाल लेंगे और आप मेरे साथ चलेंगे। जो जो मैं बताता हूं उसको नोट करें और अच्छे से क्या करें, आप नोट्स बनाएं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे बता रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ से बता रहे हैं, जिस पॉइंट से बता रहे हैं, हम उसको क्या करेंगे, आप अच्छे से नोट करेंगे और समझेंगे। उम्मीद करता हूं आपको और अच्छे से और समझ में आएगा। एक बार सुन के लिखेंगे। देखिए, लिखी लिखाई बातों को आप लिखेंगे तो उतना दिमाग नहीं लगा पाएंगे अगर मैंने बोर्ड पर पूरा उतार दिया। हाँ, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं, समझा कर आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद उसको नोट करते जाइए। बहुत सुंदर ही आपका क्या बनेगा, एक बहुत अच्छा नोट्स की कॉपी बन जाएगी। ठीक है, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। जैसे ही रिवीजन करना चाहेंगे, एक बार देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके द्वारा ही लिखा हुआ रहेगा। आप लिखेंगे तो उतने जल्दी। और हाँ, पुस्तकी भाषाओं से बचे। आप पुस्तकी भाषाओं से बचे और अपने भाषाओं का क्या, जैसे मैं बहुत सारी बातों को अपनी भाषाओं में बात करता हूं, एकदम एज यूजुअल पुस्तकी भाषा का बात करेंगे तो वैसा नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए, अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हम अपने भाषा में कैसे, हाँ, लेकिन उस भाषा की एक शैली होनी चाहिए, उस एक भाषा का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि उसमें लोकल लैंग्वेज नहीं। हाँ, मुख्य बात कोई भी व्यक्ति पढ़े तो उसमें जो मुख्य बातें होती हैं वह दिखाई पड़नी चाहिए। तो आज हम चलेंगे, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्या, मीटर सेतु या मीटर ब्रिज कहते हैं। क्या होता है मीटर सेतु? ठीक है, मीटर सेतु वीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें किसी चालक तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध या दोनों क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। क्या कहा मैंने, क्या कहा कि मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है जो वीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऐसी युक्ति है जो वीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसकी सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। अब देखेंगे आप उपकरण को यहां पर देख पाएंगे। देखिए, ये उपकरण है, आपको दिखाई पड़ रहा है। मीटर सेतु जो उपकरण है उसके बारे में छोटी छोटी बातों को मैं बताता हूं आपको। मैंने कहा अब इसे मीटर सेतु ही क्यों कहा जाता है ये भी समझ ले। हम इसे मीटर सेतु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार लगा रहता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मीटर सेतु कहते हैं। नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार लगा रहता है। ठीक है, फिर अब इसके बारे में चलते हैं। देख सकते हैं डायग्राम में आप, यहां पर जो दिख रही है ना, ये देखिए AM L साइज की पट्टी दिख रही है, यहां पर CY L साइज की पट्टी दिख रही है आपको, और यहां पर NX एक रेखीय पट्टी दिख रही है। ये सभी क्या होते हैं बेटा, ये ना पीतल की पट्टियां होती हैं।
किसकी पट्टियां होती है? पीतल की पट्टियां होती है। इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूं। पीतल की पट्टियां होती हैं। ये पीतल की पट्टियां हैं जी। ये पीतल की पट्टियां होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे AC, देखें A से C तक एक मैग्नीज या कंस्टेंटाइन का क्या होता है? यह एक तार होता है, ठीक है। कांस्टेंटाइन का या मैग्नीज का एक तार होता है जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर होती है। बेटा याद रखिएगा, AC दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं आपको। फिर आ जाते हैं RB, ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है। ये ज्ञात प्रतिरोध होता है बेटा। हम अलग अलग प्रतिरोध के आधार पर उस लगे तार का प्रतिरोध, अज्ञात तार का प्रतिरोध हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम चले, अब देख पा रहे हैं हम, ये S क्या होता है? एक अज्ञात प्रतिरोध होता है। S क्या है? अज्ञात प्रतिरोध, जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है अथवा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आप देखोगे यहां पर जो बिंदु दिख रहा है, A पॉइंट दिख रहा है, M भी यहां पॉइंट था, फिर यहां N भी पॉइंट है, और यहां पर क्या है? X पॉइंट है, Y पॉइंट है, C पॉइंट है। जहां जहां ये सब जो पॉइंट है ना, ये संयोजक पेंच है। संयोजक पेंच क्या है? संयोजक पेंच है। क्लियर हुआ? क्या क्या है? संयोजक। मैं सबका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन। K बंद प्लग कुंजी है, E क्या है? बैटरी है या विद्युत वाहक बल है। G, यहां पर G क्या है? G यहां पर धारामापी है। G को क्या कहते हैं? धारामापी। धारामापी का क्या काम होता है भैया? धारामापी का काम क्या होता है? धारामापी का काम किसी परिपथ में बहने वाली धारा को ज्ञात करना होता है। ये 10⁻⁶ एम्पियर तक, 10⁻⁶ एम्पियर तक इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है धारामापी। अब यहां पर एक दिख रहा है, ये D से संयोजित पॉइंट से यहां पर जो B दिखाई पड़ रहा है ना, ये होता है जॉकी। जॉकी क्या होता है? जॉकी इस मीटर सेतु में एक पेन नुमा जैसे दिख रहा है ना, इसी प्रकार से एक धार वाला, एक संकीर्ण नोक वाला एक क्या रहता है? एक यंत्र होता है जिसे जॉकी कहते हैं, इस प्रकार से पेन की सहायता से। और ये क्या करता है? जब तार पे हम क्या करते हैं? स्पर्श कराते हैं, तो वह स्पर्श कराते हैं तो क्या होता है? जहां पर विक्षेप, जैसे ही हम टच करेंगे ना तार पे, तो वो इधर उधर धारामापी का जो मीटर कांटा होता है ना, वो दाएं बाएं भागेगा, और उसको हम टच करा के ऐसे जगह पर, ऐसे बिंदु पर व्यवस्थित करते हैं ना, जहां पर उसका विक्षेप शून्य हो जाता है, ठीक है। धारामापी ना एकदम शून्य विक्षेप में ऐसा रहेगा हमेशा, ऐसा 0, और दाएं बाएं 1 2 3 4 या जैसे है उसके पैमाने, उसके आधार पर दिया रहता है, याद रखिएगा। तो ये जॉकी का कार्य होता है, ठीक है। अब फिर से बताएं, हम जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। मीटर सेतु ऐसी युक्ति होती है जो विस्टेन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है। और क्या बताया था? विस्टेन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह किसी चालक का प्रतिरोध, किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध या दोनों को ज्ञात कर सकते हैं। उपकरण वर्णन में बता सकते हैं। मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, उसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। देखो, AB एक मैग्नीज का बना हुआ है, एक अनुप्रस्थ काट का 1 मीटर लंबा तार होता है। बताया मैं AC के बारे में, AC है ना, ठीक है। जो पीतल, ये देखो, पीतल की 2 मोटी पत्तियां होती है, AM और CY। मैंने बताया था AM
और CY जो CL आकार की होती है के बीच लकड़ी का तख्ता, इसको क्या किया जाता है, एक लकड़ी का बोर्ड रहता है, उसमें क्या किया जाता है, पूरे को लगाया जाता है। फिर क्या करते हैं, तार के समानांतर तख्ते पर 1 मीटर, इसके समानांतर, इनके समांतर में क्या किया जाता है, 1 मीटर लंबे तार को हम लगा देते हैं। फिर NX भी पीतल की एक मोटी पट्टी होती है, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। फिर बताया MN में प्रतिरोध बॉक्स होता है, देखो MN में ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स, RB रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी बात आप देखेंगे XY पर अज्ञात प्रतिरोध, यहां पर अज्ञात प्रतिरोध। प्यारे बच्चों थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से देख लेना, ये ना P/Q इज इक्वल टू R/S के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहता है P/Q इज इक्वल टू R/S, इस फॉर्म में दिख रहा है। तो हम इसका जब सूत्र का व्युत्पत्ति करेंगे तो सूत्र के व्युत्पत्ति में व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का हम उपयोग करेंगे, क्योंकि हमने जब परिभाषा ही बताया था तो हमने बताया था कि एक ऐसी युक्ति होती है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, जो किसी भी चालक के अज्ञात चालक का या चालक का ज्ञात प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध या दोनों को ज्ञात करती है, ठीक है। ये जब परिपथ पूरा को पूर्ण कर दिया जाता है, जब परिपथ हमारा पूरा पूर्ण हो जाता है तो क्या किया जाता है, जो भी अपने मर्जी से प्रतिरोध निकालते हैं और जॉकी की सहायता से, अब विधि बता रहा हूं आपको, जॉकी की सहायता से क्या करते हैं, टच करते हैं 1 मीटर के तार में, तो धारा मापी है ना G, इधर उधर भागेगा, ऐसे जगह में टच कर करके ले जाते जाएंगे, हाँ रगड़ते हुए नहीं जाएंगे। एक समान का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, जिसके कारण उसके क्षेत्रफल में क्षति होगी तो क्या होगा, प्रतिरोध के मान में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हमको रगड़ना नहीं चाहिए, इसका विशेष ध्यान ऐसा रखेंगे ना, ऐसे रखेंगे जॉकी को, जैसे रखेंगे विक्षेप जहां पे रखा, हाँ जितना में जो विक्षेप क्या हो गया, विक्षेप इधर उधर भागना बंद हो जाएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति कहलाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, संतुलन की स्थिति। जहां पर वो संतुलन की स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है, उस संतुलन की स्थिति में हम उस तार की लंबाई को, इस स्केल लगा रहता है 100 सेंटीमीटर का स्केल लगा रहता है तार के समानांतर, उससे क्या कर लेते हैं, हम नाप लेते हैं और नाप कर फिर हम उस लंबाई को नापते जाते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने अभी छोटा सा चित्र का वर्णन या उपकरण का वर्णन बताया। अब उसके बाद विधि कैसे करते हैं, बार बार हम प्रतिरोध के मान को बदलते जाएंगे और प्रतिरोध के मान को बदल बदल के बार बार लंबाई निकालेंगे। तो L का मान निकालना जरूरी होता है, L का मान रहेगा तभी हम क्या करेंगे, उसके अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकेंगे। अब मैं इतनी सारी बात बोल रहा हूं, क्या L का मान निकाल सकेंगे, तो जब तक मैं सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं करूंगा हमें समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं एक बार डायग्राम को आप देख लें, समझ लें, जिससे क्या होगा, बहुत सारी आसानियां होने वाली है। देखिए तो यही कर देते हैं इसका सूत्र स्थापना। चित्र को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि A संतुलन से B तक की दूरी बराबर L। देखिए अब यहां पर जो L है ना, ये देखो A से B का, देखो बेटा ध्यान से देखना है, A से B ये L माना हूं, L सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। तो BC बराबर क्या होगा, देखो तो BC दिखा, तो AC का मान पूरा कितना है, 100 में क्या घटा देंगे, L को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस L हो जाएगा। तो इसका मान हो गया 100 माइनस L सेंटीमीटर। अब यदि मैंने कह दिया, क्या कह दिया कि प्रति सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध X है,
x है तो क्या हो जाएगा, P क्या है बेटा, प्रतिरोध है, AB का प्रतिरोध। मैंने कहा था ना व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, P/Q इज इक्वल टू R/S, हमने किया था। तो ये देखो, ये P दिख रहा है, ये Q दिख रहा है, ये R दिख रहा है और ये S दिख रहा है। तो संलग्न भुजाएं हैं AB और BC, संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अर्थात P/Q। तो P का बोला कि यहां से यहां तक तो मैंने L कहा, और प्रति सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध क्या है, X माना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध LX, ठीक है। और Q बराबर, तो मैंने इसको Q माना है, तो ये हो जाएगा 100 - L × X। प्रति बोला है इसलिए हर सेंटीमीटर जितनी लंबाई का होगा उतना उसका प्रतिरोध, उसका उतना गुणनफल होगा। 2 सेंटीमीटर है तो उस x का गुना होगा, जितना भी प्रतिरोध है जो हमने ज्ञात प्रतिरोध दिया है। फिर हम जानते हैं क्या, व्हीटस्टोन के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत P/Q इज इक्वल टू R/S। हमारे पास S क्या है बेटा, अज्ञात प्रतिरोध है, यही अज्ञात प्रतिरोध, इसी का ही मान निकालना रहता है। इसका मान निकाले तो हमने सबको क्या किया, भगा दिया। तो S इज इक्वल टू, सबको उधर भगाया तो क्या होगा, R/Q/P। तो हम R और P और Q का मान लिख देंगे। S इज इक्वल टू R, तो R रहेगा, और Q का मान क्या है, 100 - L/P का मान क्या है, LX, ठीक है। और यहां पर भी x था, तो x से x क्या हो गया, कैंसिल हुआ। तो हमारा मान क्या प्राप्त हुआ, S इज इक्वल टू R 100 - L/L। ये होता है अज्ञात, यही बार बार मैं कह रहा था ना, L की लंबाई जहां पर शून्य विक्षेप होगा, जहां पर संतुलन बिंदु आएगा अर्थात धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाएगा। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना बेटा, 12th में प्रैक्टिकल भी है, जब करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि सर जो बात बोल रहे थे भाई यहाँ पर आ रहा है। तो ये सब बातें, L का मान निकलेगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ज्ञात प्रतिरोध अपने मर्जी से प्रैक्टिकल में हम क्या निकालेंगे, यहाँ से ज्ञात प्रतिरोध निकालेंगे और यहाँ से संतुलन बिंदु जहां पर 0 हो जाएगा, जहां 0 होगा वहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर L का मान रखते जाएंगे। मान लिया जब 5 ओम लिया यहाँ का प्रतिरोध और लंबाई 20 आई तो L का मान 20 लेना है, R का मान क्या लेना, 5। तो हमारा ज्ञात का प्रतिरोध निकल जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको पूछता है मीटर सेतु से आप क्या समझते हैं, निम्न बिंदुओं पर इसे समझाइए। उपकरण का रेखा चित्र, उपकरण का वर्णन, सूत्र की स्थापना, और क्या पूछता है आपको, प्रेक्षण सारणी और कुछ आवश्यक सावधानी पूछता है। तो कुछ कंटेंट्स बते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब हम चलेंगे इसके किसके तरफ, प्रेक्षण सारणी की तरफ। प्रेक्षण सारणी क्या कहता है, प्रेक्षण सारणी के अंतर्गत हम चलेंगे। बहुत आसान है, हमारा सूत्र हमने जब देख लिया है ना, तो पहले कहा क्या, ज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध जिसको हम R कह रहे थे, इसका मात्रक होता है ओम। फिर हमने L के बारे में बात किया था, संतुलन बिंदु की दूरी जहां पर विक्षेप शून्य हो जाएगा बोला था, संतुलन बिंदु की दूरी जिसे हम L कह रहे थे, सेंटीमीटर, ठीक है। L हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला था क्या, S इज इक्वल टू R 100 - L/L। ये हम इस पर मान रखेंगे और अलग अलग के आधार पर जैसे जैसे हमारे पास क्या रहेगा, प्रतिरोध रहेगा, उससे संतुलन बिंदु निकालेंगे, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग प्रतिरोध के लिए हम इसका कैलकुलेशन करते जाएंगे और इसके मान को प्राप्त करते जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं
आर और एल का ही मान आवश्यक है, उसको मैंने क्या किया, आपको टेबुलाइज्ड फॉर्म में बताया फ्रैक्शन सारणी के रूप में। फिर हमको बोलता है इसके सावधानियां भी बताओ, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित, सबसे पहले तो पूरे उपकरण को अच्छी तरीके से हमको समन्वित करना चाहिए, संयोजित जो पेंच होती हैं वो अच्छे से कसे हुए होने चाहिए। फिर हम बता सकते हैं कि भाई इसमें जो क्या होता है, जो तार होता है, बहुत देर तक धारा प्रवाहित होने से क्या होता है, तार गर्म हो जाता है, और तार गर्म होगा तो क्या होगा, इसके प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमको इन सभी चीजों का ध्यान रखना होता है। और मैं बताया था कि जॉकी को रगड़ कर नहीं चलाना है, उठा उठा के चलाना है, जिससे क्या होगा, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, जिससे प्रतिरोध के मान में भी परिवर्तन होगा। तो ये थे इसकी कुछ सावधानियां। ये था मीटर सेतु, जिसके बारे में मैंने बताया। तो मीटर सेतु क्या था, ऐसी युक्ति थी जिसकी सहायता से ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी चालक के जो अज्ञात चालक होता है उसका प्रतिरोध को हम ज्ञात करते हैं। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो चलते हैं, यहां पर हमारा धारा विद्युत का चैप्टर समाप्त होता है। अब हम कुछ आंकिक की तरफ चलते हैं। इस आंकिक प्रश्न में हम जो छोटा छोटा कुछ टॉपिक पढ़े हैं उसको कवर करने का कोशिश करते हैं। मोस्टली यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, चाहे वो आप जेई बोलो, नीट बोलो, या क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम बोलो, इन सभी में खासकर रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत होता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ डायग्राम बेस्ड, जिसको हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सरल से चलता हूं मैं। हम सबसे पहले जान लें श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है। श्रेणी क्रम में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन चलते रहता है। जितने प्रतिरोध रहेंगे ना बेटा, उसके आधार पर हम उनकी संख्या को बढ़ाते रहते चलेंगे। यहां पर देखेंगे ये समांतर क्रम में दिख रहा है, तो सबसे पहले बोलेंगे 3 ओम एवं 6 ओम समांतर श्रेणी में है। तो क्या होगा, 1/3 धन 1/6। एलसीएम लिया, 6 आया, 3 दूनी 2 बार आया, 6 एकम 1 आया, तो 3/6 तो हो जाएगा 1/2। तो हमने क्या कर दिया, इसको मान लिया, कोई एक R डैश मान लिया था, 1/R डैश। तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ओम। पलट दिया हमने इसको, 1/, था तो पलट दिया, क्योंकि प्रतिरोध व्युत्क्रम में नहीं निकालेंगे हम, उसका पूर्णांकित मान निकालेंगे। अब ये क्या हुआ, ये दोनों प्रतिरोध क्या हो गए, जुड़ के क्या हो गए, 1 बन गए। एक प्रतिरोध बना 2 ओम का। तो अब हमारा नया डायग्राम कैसे बना होगा, ये तो पहले से 2 ओम था। इसका हल क्या हुआ, इस प्रकार से एक प्रतिरोध बन गया, तो इसका मान भी क्या आया, 2। तो आप देखेंगे कि अब ये दोनों कौन से क्रम में दिखाई पड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तब बताएंगे 2 ओम के 2 प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य को R मानेंगे, R इज इक्वल टू 2 धन 2। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ओम है। देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था बहुत ही इजी सवाल। सबसे पहले आपको डायग्राम देखने आना चाहिए। जब डायग्राम देखे कि भाई हाँ चतुर्भुज के आकार का दिखा है, तो वह क्या होगा, समांतर क्रम में होगा। उसका क्या करेंगे, पहले उसी को हल करेंगे, उसके बाद दोनों मिला के तुल्य प्रतिरोध हो गया, जो कितना बना, 2 ओम बना। तो मैंने डायग्राम बना दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, आप देखोगे अब ये कैसे बन गया है। अगर आप रेखा चित्र खींच के बताओ बोलेगा तो भी आप बता सकते हो। ये दोनों जुड़े तो ये इसका फाइनल आंसर वाला डायग्राम हुआ।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, फिर मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ये त्रिभुज के आकार का दिख रहा है बेटा। सबसे पहले हमको डायग्राम को जस्टिस करना आना चाहिए। हम क्या करेंगे, अगर डायग्राम को हम अच्छे से पहचान लेंगे तो हमारा निश्चित ही सवाल क्या हो जाएगा, बहुत ही उम्दा तरीके से बनेगा और बहुत ही इजी तरीके से बनेगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, इसको देखते हैं। आप देखेंगे तो देख पा रहे हैं कि त्रिभुज है, तो इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर, यहाँ पर पॉइंट है ना बेटा, पॉइंट है मतलब ये इस प्रकार से बनेगा फोटो। देखो इस तार को क्या किया, पकड़ के मैंने सोझिया के ऐसा जोड़ दिया, सीधा कर दिया। तो ये 3 ओम यहां था, ये 3 ओम यहां था, और ये जो था सीधा था, ये भी अपने जगह में है। अब क्या हो गया, इस तरीके से कर सकता हूं, यहां भी जोड़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे आप, अब हमको एकदम क्लियर पिक्चर दिखाई पड़ रहा है। अगर डायग्राम से सॉल्व करूं तो ये दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो बता देंगे 3 ओम के 2 प्रतिरोध कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, है ठीक है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या होगा, 3 धन 3 मतलब 6 ओम। अब चित्र कैसे बन रहा होगा बेटा, देखो तो ये दोनों जुड़ गए तो 6 ओम हो गया। फिर क्या हुआ, आप देखेंगे, ये लीजिए ये 3 ओम। अब हमको कौन से क्रम में दिखाई पड़ रहा है, ये समांतर क्रम में। तो बताएंगे 6 ओम और 3 ओम के दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में, समांतर क्रम में दिखाई पड़ रहे हैं। तो तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/6 धन 1/3। एलसीएम लूंगा मैं, और एलसीएम लिया तो क्या हो गया, 6 1 2, 3/6, 3 एकम 3 2, तो 1/2 बराबर R। तो R बराबर क्या होता है, 2 ओम। तो ये था बेटा इस पूरे परिपथ का। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरे डायग्राम के आधार पर समझा डालूं, और डायग्राम से आप उत्तर बता सकते हैं, इतने आप पारंगत हो जाएंगे। उम्मीद तो कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आप एक एक चीज को, एक एक बातों को मेरी ध्यान रखें और एकदम एक एक बात को नोट कीजिए। उम्मीद करूंगा समझ में आएगा। देख सकते हैं आप इसको भी। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहले जस्टिफाई करना हमको जिस दिन आ गया, इस प्रकार से जब रहता है ना ऐसा डायगोनल शेप में चतुर्भुज के अंदर, तो समझ लेना पैरेलल फॉर्म में है, तीनों पैरेलल फॉर्म में है। इस चीज को आप समझ लें। तो मैं इसको थोड़ा सा इजी करके बना देता हूं। देखो कैसे बनाना है। मैंने क्या किया, देखो कैसे किया मैंने। ये देखो
ये है A और ये है अब B बन गया। इसको देखिए 50 ओम, 75 ओम और 50 ओम, ठीक है। और ये क्या है 100 ओम। अब आप देख पा रहे होंगे 50, 75 और 50 तीनों क्या है, कौन से क्रम में दिखाई पड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। तो बताएंगे क्या, 50 ओम, 75 ओम और 50 ओम तीनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो क्या हो जाएगा, 1/50 धन 1/75 धन 1/50, ठीक है। तो मैंने इसको 1/r डैश कहा। तुल्य रहेगा तभी r मान सकते हैं, ऐसे ही नहीं मानना है। तो अब इसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब एलसीएम लेंगे तो हमको दिख रहा है कि इसका एलसीएम कितना आता दिख रहा है, 150, 150, 50 तिया, 50 दूनी और 50 तिया, तो कितना हो गया 8/150 r डैश का मान, 1/r डैश। अब हमने क्या किया, पलट दिया, ये हो जाएगा r डैश इज इक्वल टू 150/8। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, या तो डिवाइड कर सकते हैं या तो इसी तरीके से रख सकते हैं। तो हमने देखा 2 से कट रहा है 75/4, तो इसको अभी ऐसे ही रखते हैं 75/4 ओम। फिर हमने देखा डायग्राम की परिस्थिति कैसे बदल गई, ये तीनों एक बन गए बेटा, याद रखिएगा। इस प्रकार से एक ठो बन गए, और ये कितना हो गया 75/4, और ये कितना था 100 ओम था। अब देख पा रहे हैं ये दोनों कौन से क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो बताएंगे 100 ओम और कौन 75/4 ओम, दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध, ठीक, तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू 100 धन 75/4। तो R इज इक्वल टू 100 धन, इसको भाग दे देते हैं, 4 एकम 4, 3 बचा 5 उतारे, 4 अट्ठे 32, तो 3 बचा, दशमलव लगाया 0, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो आया R इज इक्वल टू 118.75 ओम प्रतिरोध। ये देखिए, तो ये था हमारा तुल्य प्रतिरोध का सवाल। उम्मीद करता हूं मैंने प्रतिरोध से रिलेटेड 3 सवाल बताया है बेटा आपको, और ये आपको समझ में आया होगा। समझेंगे तभी काम है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, हम फिर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हमारे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगर आप जस्टिफाई कर लेंगे डायग्राम को तो आपको क्या होगा, सभी चीजें समझ में आ जाएगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये और एक सवाल आपको दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद करता हूं आप जज कर पाएंगे इसको, ठीक है। ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के जैसे बनेगा बेटा। देखो, जैसे हमने व्हीटस्टोन बनाया था ना, याद है ना आपको, इस प्रकार से बना हुआ था।
ये ए बी सी डी। अब देखें, आप देख पाओ ए और बी को देखो, ए और बी के बीच में कितना ओम है, 1 ओम। बी और सी के बीच में देखो, बी और सी के बीच में कितना ओम है, 2 ओम। फिर सी और डी के बीच में देखिए, सी से डी में कितना है, 4 ओम। और ए से डी में देखो, ए से डी में देखो कितना है जी, 2 ओम। ये देखिए मैंने पूरा चित्र को थोड़ा सा बदल दिया। इस पर ये डायग्राम कैसे दिख रहा था, मेरे को व्हीटस्टोन सेतु के जैसे दिखा, तो मैंने क्या किया, बदल दिया। अब मेरे को चेक कर लेता हूं व्हीटस्टोन के सिद्धांत से। व्हीटस्टोन के सिद्धांत से P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। याद होगा ये P होता है, ये Q होता है, और ये क्या होता है, R होता है, और ये S होता है। तो P 1 हो गया, Q 2 हो गया, R 2 हो गया, S 4 हो गया, 2 1 काम 2 दूनी, तो 1/2। तो ये तो व्हीटस्टोन सिद्धांत को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, पहले प्रश्न को पढ़ लें। प्रश्न कह रहा है कि इसका भी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो कर ले। और अथवा ये तो बोल रहा है नेटवर्क बैटरी द्वारा धारा का मान ज्ञात करना है। तो अब धारा का, अब हमको बताना पड़ेगा भाई कि ए बी, ये देखो संलग्न है ना, ए बी क्या, ए बी और ए सी, सॉरी ए बी और बी सी। ये देखो ए बी और बी सी संलग्न भुजाएं हैं, संलग्न भुजा है, जो किसमें है, श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। तो दोनों का प्रतिरोध जुड़ जाएगा। तो कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या होगा बेटा, 1 धन 2, 1 और 2, तो टोटल कितना हो गया, 3 ओम। इसी प्रकार से एडी और बीसी को देखोगे, एडी और सीडी, एडी सीडी भी किसमें है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या होगा, दोनों के प्रतिरोध जुड़ जाएंगे। 2 धन क्या हो जाएगा, 2 धन 4 बराबर कितना ओम, 6 ओम। तो ये हो जाएगा टोटल। इसको मैंने क्या कह दिया, R1 कह दिया इसको, और इसको क्या कह दिया, R2 कह दिया। तो अब हमको क्या चाहिए होगा भैया, तुल्य प्रतिरोध। ए और सी के मध्य में तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। इधर से घूम के इधर गया और इधर से घूम के इधर गया, तो ये सभी कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। और जिसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, तो R 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2, मतलब 1/3 धन 1/6। हमने क्या किया, लसा लिया, और ये हो गया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 3/6, तो 1/R, तो क्या हो गया 1/2। तो R का मान कितना ओम हुआ बेटा, R का मान 2 ओम हुआ। अब हमें क्या निकालना था, धारा निकालना था। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। I इज इक्वल टू, यहां पर सवाल में बैटरी को कितना दिया है, 4 दिया है, 4 वोल्ट दिया है, देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए 4 वोल्ट दिया है, तो 4, और इसका मान कितना आया है, 2। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ओम हो, 2 एम्पियर हो जाएगा। तो ये था, हम क्या निकाले, इसकी सहायता से धारा का मान को निकाल लिए हैं। और देख सकते हैं, सबसे पहले डायग्राम जस्टिस करना है। जब एबीसीडी देगा, 4 प्रतिरोध देगा ना बेटा, तो आपको एकदम से समझ जाना चाहिए कि व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर निश्चित ही काम करेगा। संलग्न भुजाओं को जोड़ना, ए बी और बीसी को देखना, ए बी और बीसी का ट्यूनिंग बनाना, और क्या बनाना, सीडी और एडी का ट्यूनिंग बनाना, संलग्न भुजाओं को जोड़ना, और एक इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। फिर तुल्य प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। कभी भी अगर आपको इसी को बोल देता है इसका तुल्य प्रतिरोध निकालिए, तो याद रखना तुल्य प्रतिरोध तो हमने निकाल दिया 2 ओम। अंदर में अगर कोई से प्रतिरोध को जोड़ा रहेगा, तो यहां पर संतुलन की अवस्था में, सेतु संतुलन की अवस्था में धारा का मान 0 होता है, मैंने बताया था। इसलिए अंदर में जो प्रतिरोध रहेगा उसको इग्नोर करना, और शुरू के इन दोनों और इन दोनों को क्या कर लेना है आपको,
समांतर क्रम में लेना है और तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। मतलब इस सवाल में दो चीजें जुड़ी हुई है बेटा। अगर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने बोला तो यहां तक करोगे, और यदि आपको धारा क्या ज्ञात करने बोलेगा तो यहां तक करोगे। ये दो प्रकार के इसमें सवाल आए हुए हैं, और उम्मीद करता हूं आप इसको समझ जाएंगे और इसको आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक सवाल। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ये निम्न चित्र के नेटवर्क की भुजा बीई में, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। बीई में जब विद्युत धारा, ये देखिए बीई को जस्टिस करिएगा ना, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, ब्लैक में ब्लैक। ये देखिए, ये बीई में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है बोल रहा है, देख लीजिएगा। हैं, तब किरचॉफ के नियम से बिंदु ए और बी के मध्य में हमको क्या ज्ञात करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखते हैं, तो किरचॉफ का नियम याद होगा, किसी बंद, दूसरा नियम बंद परिपथ है ना, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम था कि किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में बहने वाली किसी धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफलों का बीजीय योग उसके विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। उसके आधार पर प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। कौन सा लूप के बारे में? लूप ये वाला, ए एफ ई बी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम, जिसे बंद लूप या बंद पाश का नियम कहते हैं। तो देखोगे यहां पर दिख रहा है 2 ओम और इसमें आई धारा बह रही है, तो बताएंगे 2 प्रतिरोध और धारा का। तो मैंने यहां धारा को क्या कहा है? बहने वाली धारा क्या है? आई है भैया, बहने वाली धारा क्या है? आई है। तो प्रतिरोध तो 2 ओम है, तो 2 इंटू आई हो गया, प्लस अब देखो उस भुजा पर भी 3 प्रतिरोध दिख रहा, 3 ओम का प्रतिरोध, तो बच जाएगा 3 ओम इंटू आई, एक ही दिशा में जा रहा है मेरे भाई, ठीक है, प्लस आर इंटू 0। अब यहां पर सर 0 क्यों लिखा आपने? तो भैया ये सवाल खुद बोल रहा है कि जब बीई में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही, तो मैंने 0 लिखा, बराबर इसका विद्युत वाहक बल। आप देखेंगे यहां पर, इसमें देखा, यहां से बहाया तो क्या मिला मेरे को? 1 मिला, यहां से क्या मिला? 6 मिला, और यहां पर कितना मिला? 3, तो 1 धन 3 धन 6, ठीक है। इसमें विद्युत वाहक बल कितना था? 1 था, इसमें कितना दिखा? 6 था, और इसमें कितना दिखा? 3। तो यह हो गया 3 2 5, 3 आई धन 2 आई, तो कितना हो गया? 5 आई इज इक्वल टू 6 4 10 हो गया। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? 10/5। तो I इज इक्वल टू कितना बचा? 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित होता हुआ इसमें क्या दिख रहा है? दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब हमको इस सवाल में पूछा है, तो AD के मध्य विभवांतर, तो इसमें कितने विभव की धारा? तो AD के मध्य शब्द पूछा, AB के मध्य, AB के मध्य क्या है, जो धारा है वो कैसे बहती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या विभवांतर बराबर क्या होता है? क्या? V इज इक्वल टू आर आई, अर्थात प्रतिरोध गुना धारा। तो कुल यहां पर आप देखेंगे, कहां पर? यहां पर A और B के मध्य में देखेंगे 2 और 3, A और B के मध्य देखेंगे 2 ओम और 3 ओम दिखाई पड़ रहा है आपको। तो क्या हो जाएगा यहां पर? 2 ओम, तो 2 गुना, ये तो गुना, ये देखिए 2 ओम इंटू धारा 2 था, प्लस फिर आया 3 गुना, कितना दिखा आपको? आई का मान
2 माइनस, अब ये सर आप माइनस क्यों कर रहे हैं, और यहां पर क्या है 1 वोल्ट का क्या हो रहा है इसमें विभवांतर है, तो 1 को घटाना पड़ेगा क्योंकि परिपथ में जो टोटल मान है उसको निकालने के लिए 1 वोल्ट को हमने घटाया, क्योंकि यहां पर 1 वोल्ट इस परिपथ में दिखाई पड़ रहा है इसके बीच में। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 ऋण 1 बराबर कितना हो गया 9 वोल्ट का विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका क्या आंकिक सवाल। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। यहां पर धारा विद्युत का जो चैप्टर होता है यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले चैप्टर की तरफ फिर से चलेंगे। तब तक के लिए मैं कलीम आपसे विदा लेता हूं, और आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए, तब आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसे ही कुछ सवाल आप भी ट्राई करिए। अगर कुछ होता है कमेंट बॉक्स पर मुझे क्या करिए, कमेंट करिए, मैं क्या करूंगा उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।